स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम दृष्टि में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं प्रकृतिवादी शिक्षा का क्या अर्थ है और प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं और उद्देश्य के बारे में। तो चलिए गाइस, अगर आप बीएड प्रथम वर्ष के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण संकेत बता देते हैं। देखिए, ये जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर में आपका जो नॉलेज एंड करिकुलम वाली बुक है, उसमें आपके जो 4 वाद दिए गए हैं, एक है आदर्शवाद और एक है प्रकृतिवाद, एक है यथार्थवाद और एक है प्रयोजनवाद। तो देखिए दोस्तों, इन चारों वादों से आपका हर साल परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन कम से कम 200 शब्दों में उसका आंसर कहता है लिखने के लिए, या तो 500 शब्दों में आता है लिखने के लिए। तो ये जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, ये हम आपको 500 शब्दों में लिखना कैसे है वो आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले थे कि प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या अर्थ है और प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है कि प्रकृतिवाद शब्द में प्रकृति का 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है। नंबर 1 है भौतिक प्रकृति और नंबर 2 है मानव प्रकृति। तो ये जो भौतिक प्रकृति है वो दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में सहवस्तु माना गया है, और जो मानव प्रकृति है, मानव प्रकृति की व्याख्या वो मनोविज्ञान करता है। इसमें देखिए, आपको बताया गया है कि जो प्रकृतिवाद शब्द है उसको जो है प्रकृति में 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक है भौतिक प्रकृति और एक है मानव प्रकृति। तो ये जो भौतिक प्रकृति है उसको दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में सहवस्तु माना गया है, और मानव प्रकृति की जो व्याख्या करता है वो मनोविज्ञान करता है। यानी कि मनोविज्ञान का जो कार्य है वो मानव प्रकृति की व्याख्या करना है। उसके बाद दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के प्रभाव में प्रकृति का तात्पर्य मानव प्रकृति से है। यानी कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे प्रकृतिवाद, वो प्रकृतिवाद का जो तात्पर्य है वो मानव प्रकृति से लिया गया है, ना कि भौतिक प्रकृति से। तो इसके बाद देखिए, दिया गया है कि प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी विज्ञान में विश्वास रखता है, क्योंकि विज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम प्रकृति का पता लगा सकते हैं। और प्रकृतिवादी यह मानते हैं कि समस्त विश्व की रचना व पालनहार प्रकृति ही है। यानी कि देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रकृतिवादी दर्शन है वो प्रकृति को ही संपूर्ण, यानी कि प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। और प्रकृतिवादी विज्ञान में विश्वास रखता है क्योंकि विज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम प्रकृति का पता लगा सकते हैं। और देखिए, बताया गया है कि प्रकृतिवादी यह मानते हैं, यानी कि प्रकृतिवादियों का जो मानना है कि जो विश्व की जो रचना है वो प्रकृति के द्वारा ही हुई है। इसके बाद देखिए आपका दिया गया है कि दिया गया है प्रकृतिवादी विचारकों में, ये जो प्रकृतिवादी विचारक हैं इसमें अरस्तु, कॉम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, सैमुअल और बटलर तथा रूसो हैं। यानी कि ये जो प्रकृतिवादी दार्शनिक है उसमें अरस्तु, कॉम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लैमार्क, सैमुअल, बटलर तथा रूसो हैं। के बाद देखिए, हम प्रकृतिवाद के अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें देखिए दिया गया है कि प्रकृतिवाद विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन की वह प्रवृत्ति है जो सामाजिक कृत्रिमता के स्थान पर वैयक्तिक स्वाभाविकता को महत्व देती है। देखिए, ये जो यहाँ पे दिया गया है वैयक्तिक स्वाभाविकता, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ यही होता है कि वैयक्तिक भिन्नता जो होती है वो प्रकृति द्वारा दिया गया एक स्वाभाविक गुण है। यानी कि जो व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करता है वही होती है वैयक्तिक भिन्नता, और ये जो है वो प्रकृति द्वारा ही दिया गया एक गुण है। इसके बाद देखिए, दिया गया है कि प्रकृतिवाद प्रकृति के अलावा किसी अन्य तथ्य को यथार्थ नहीं मानता। प्रकृति के ऊपर कोई शक्ति या ईश्वर नहीं है, अर्थात प्रकृति ही सब कुछ है। यानी कि ये जो प्रकृतिवादी विचारक हैं, जो प्रकृतिवाद की विचारधारा है, वो केवल प्रकृति को ही सब कुछ मानता है, प्रकृति को यथार्थ मानता है, और यह भी मानता है कि प्रकृति के ऊपर कोई दूसरी शक्ति या ईश्वर नहीं है। इसके बाद देखिए, ये जो परिभाषा दिए हैं वो जेम्स वार्ड दिए हैं कि जेम्स वार्ड के अनुसार जो है
वो प्रकृतिवाद की परिभाषा क्या है। तो जेम्स वार्ड के अनुसार हम प्रकृतिवाद की परिभाषा को देखेंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है। यानी कि इन्होंने बताया है कि प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। यानी कि जो आत्मा है उसको पदार्थ के अधीन करता है, पदार्थ के वश में करता है, पदार्थ पे आश्रित करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। अपरिवर्तनीय का मतलब जो नियम कभी भी ना परिवर्तित होने वाले हैं, उन्हीं नियमों को ये महत्वपूर्ण मानता है, उन्हीं नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आते हैं ब्राइस महोदय के अनुसार प्रकृतिवाद की परिभाषा बताई गई है कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। यानी कि ये जो ब्राइस महोदय हैं इन्होंने क्या बताया है कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, जो कुछ भी समाज में हमारी संस्कृति में जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर आते हैं थॉमस और लैंग के अनुसार। यहाँ पे जो है वो थॉमस और लैंग के अनुसार प्रकृतिवाद की परिभाषा बताई गई है। इन्होंने क्या बताया है कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है। यानी कि ये जो प्रकृतिवाद है वो आदर्शवाद के एकदम विपरीत है और मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। जैसे आप आदर्शवाद में पढ़े होंगे वहाँ पे आध्यात्मिक मूल्यों को ज़्यादातर महत्व दिया गया है, तो प्रकृतिवाद वो वहाँ पे उसका सेम उल्टा है। प्रकृतिवाद आध्यात्मिक को ना महत्व दे करके बल्कि भौतिक चीज़ों को महत्व देता है। यहाँ पे देखिए हमने जो है प्रकृतिवाद के अर्थ के बारे में पढ़ा, प्रकृतिवाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जेम्स वार्ड के अनुसार पढ़ा, ब्राइस महोदय के अनुसार पढ़ा और एक तीसरे नंबर पर है थॉमस और लैंग के अनुसार। अब देखिए हम बात करने वाले हैं प्रकृतिवादी विशेषता के बारे में। देखिए प्रकृतिवादी विशेषता के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो प्रकृतिवादी विशेषताओं के बारे में हम नंबर वाइज करके इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला चीज़ है वो दिया गया है कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। यानी कि कहने का इसके शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट है कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध का मतलब ये है कि ये जो प्रकृतिवादी है वो पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। चलिए तो इसको हम पढ़ते हैं। रूसो आदि प्रकृतिवादी शिक्षकों ने पुस्तकीय ज्ञान को बालक के लिए अनावश्यक समझकर उसका कड़ा विरोध किया है। यानी कि रूसो और अनेक प्रकृतिवादी शिक्षकों ने पुस्तकीय ज्ञान, ये जो पुस्तक का पठन पाठन वाला ज्ञान है, उसको बालक के लिए अनावश्यक माना है और उसका कड़ा विरोध किया है। उसके बाद देखिए दिया गया है अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान बालक के लिए अस्थायी एवं उपयोगी होता है और रूसो को पुस्तकों के पठन पाठन से अत्यंत घृणा थी। यानी कि ये जो रूसो ने बताया है, प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों ने बताया है कि जो अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो बालक के लिए अत्यधिक अस्थायी और उपयोगी होता है और रूसो को पुस्तकों के पठन पाठन से अत्यंत घृणा थी। यानी कि जो रूसो हैं वो पुस्तकों के पठन पाठन से अत्यंत घृणा करते थे और उन्होंने कहा है कि पुस्तकें हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करती हैं जिनके विषय में हम अनुभव शून्य होते हैं। यानी कि इनके कहने का साधारण सा अर्थ है कि जो पुस्तकें होती हैं वो उनके ज्ञान से, वो उनके पठन पाठन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उनके विषय में हम अनुभव शून्य होते हैं, यानी कि उससे हमें कोई अनुभव नहीं होता। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर दिया गया है कि स्व शिक्षा पर बल। यानी कि ये जो प्रकृतिवादी होते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों ने जो बताया है वो स्व शिक्षा पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है और इन्होंने इसमें बताया कि प्रकृतिवादी अनुभव द्वारा शिक्षा और करके सीखना व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर बल देते हैं। यानी कि जो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, वो अनुभव द्वारा शिक्षा और करके सीखना एक व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर बल देते हैं
और रूसो के अनुसार बालक जो पाठ खेल के मैदान में सीखता है वह कक्षा के पाठ से चौगुना उपयोगी होता है। यानी कि रूसो ने क्या कहा है कि बालक जो पाठ अपने क्रियाकलाप से अपने खेल के मैदान में सीखता है वह कक्षा के पाठ से 4 गुना ज़्यादा उपयोगी होता है। यहाँ तो हमने 2 पॉइंट देख लिया और उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट में प्रकृतिवादियों ने क्या बताया है कि तीसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है प्रकृतिवादी यानी कि प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत दिया है। प्रकृतिवादी विचारकों में आधुनिक सभ्य समाज के दोषों, सामाजिक बंधनों, कृत्रिमताओं और विकारों से बालक को मुक्त रखने के लिए प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि प्रकृतिवादी विचारकों ने ये जो आधुनिक सभ्य समाज के दोष हैं, सामाजिक बंधन है, सामाजिक बंधन का मतलब समाज में एक दूसरे से आप किस प्रकार जुड़े हैं वो, यानी कि सामाजिक बंधनों, कृत्रिमताओं और विकारों से बालक को मुक्त रखने के लिए प्रकृति की ओर लौटने, यानी कि देखिए अभी हम इसको बता रहे हैं कि प्रकृति की ओर लौटने का अर्थ क्या होता है कि प्रकृति की ओर लौटने का नारा दिया। इसके बाद देखिए रूसो ने कहा है कि ईश्वर या प्रकृति नियंता के यहाँ से प्रत्येक वस्तुएं अच्छे रूप में आती हैं, किंतु मानव के हाथों पड़ते ही वे दूषित हो जाती हैं। यानी कि रूसो ने क्या कहा है कि ईश्वर के यहाँ से यानी प्रकृति नियंता का अर्थ होता है कि प्रकृति के रचनाकार कह सकते हैं आप, या प्रकृति के नियमों को चलाने वाला आप कह सकते हैं कि वहाँ से जो वस्तुएं आती हैं वो अच्छे रूप में आती हैं, लेकिन वो मनुष्य के हाथों पड़ते ही वे क्या हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। ये बात आप रूसो ने बताई है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर आता है जो प्रकृतिवादियों ने माना है कि इन्होंने क्या किया है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादातर जोर दिया है। इसके बाद देखिए कि इसमें क्या इन्होंने बताया कि प्रकृतिवादियों ने बालक को बालक न मानकर अपितु प्रौढ़ मानकर शिक्षा देना एक बहुत बड़ी भूल माना। यानी कि प्रकृतिवादियों ने बालक को, पहले क्या होता था कि जो बालक को बालक न मानकर प्रौढ़ मानकर शिक्षा देते थे, उन्होंने इसको बहुत बड़ी भूल माना। यानी कि इन्होंने क्या बताया है कि आप बालक को प्रौढ़ ना मानकर बल्कि बालक को बालक मानकर ही शिक्षा दीजिए। इसके बाद देखिए दिया गया कि शिक्षा जगत में शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब वह बालक को बालक समझकर शिक्षा देगा। यानी कि वही बात देखिए इन्होंने भी बताई है कि शिक्षा जगत में शिक्षक तभी सफल होगा, शिक्षक क्या होगा, तभी सफल होगा जब वह बालक को बालक समझकर शिक्षा देगा। और प्रकृतिवादी विचारकों ने शिक्षा के लिए बालक, यानी कि ये शिक्षा के लिए बालक को ना मानकर बल्कि बालक के लिए शिक्षा को मतलब बालक के लिए शिक्षा का नारा लगाया है। इसके बाद देखिए प्रकृतिवादी रूसो ने ठीक ही कहा है, बालक एक खुली पुस्तक है जिसे शिक्षक को अद्योपांत पढ़ना चाहिए। यानी कि उन्होंने बताया कि बालक एक खुली पुस्तक की भांति है और शिक्षक को इसे अद्योपांत का अर्थ जो होता है वो होता है शुरू से अंत तक। यानी कि शिक्षक को बालक को एक खुली पुस्तक के समान मानना चाहिए और उसको शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। इसके बाद देखिए पाँचवें नंबर पर आपका दिया गया कि शारीरिक विकास को महत्व। यानी कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने क्या किया है, वो शारीरिक विकास को भी महत्व दिया है। यहाँ पे देखिए यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास रहता है। यानी कि जो अरस्तु ने बताया है, उन्होंने बताया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास रहता है। और अरस्तु की ही भांति रूसो ने क्या कहा है कि दुर्बल शरीर में दुर्बल मन का निवास रहता है। और देखिए अरस्तु के ही सेम विपरीत रूसो ने भी बताया है। जैसे अरस्तु ने बताया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, उसी प्रकार से दुर्बल शरीर में दुर्बल मन निवास करता है। उसके बाद देखिए रूसो के अनुसार समस्त दोषों और दुष्कर्मों का एकमात्र कारण बालक की शारीरिक दुर्बलता है। यानी कि रूसो ने क्या बताया कि जो समस्त दोष और दुष्कर्म का जो बालक का कारण है वो केवल उसकी शारीरिक दुर्बलता को माना है। उसे स्वस्थ, यानी कि बालक को स्वस्थ बनाओ और सदैव अच्छी प्रकृति का होगा। यानी कि अगर आप बालक स्वस्थ होगा तो वह अच्छी प्रकृति का होगा, ऐसा प्रकृतिवादी रूसो का कहना है। यहाँ तक देखिए हमने प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताओं को देखा है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य को। देखिए प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए।
यहाँ पे देखिए दिया गया है मूल प्रवृत्तियों के शोधन एवं मार्गांतरीकरण का उद्देश्य। यहाँ पे जो पहला उद्देश्य आपको बताया गया है कि मूल प्रवृत्तियों के शोधन एवं मार्गांतरीकरण का उद्देश्य। देखिए, यंत्रवादी प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी कुछ सहज मूल प्रवृत्तियों को लेकर अवतरित होता है। यानी कि जो यंत्रवादी प्रकृतिवाद है उसके अनुसार जो प्रत्येक प्राणी है वो जब जन्म लेता है तो वो कुछ न कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर ही अवतरित होता है। और सहज प्रवृत्तियाँ यानी कि यह जो सहज प्रवृत्तियाँ हैं जब बाह्य वातावरण के संपर्क में आती हैं तो उनसे सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण होता है। यानी कि जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं जो आप लेके अवतरित होते हैं उसका बाह्य वातावरण यानी कि जिस परिवेश में बालक का विकास होता है उस वातावरण के संपर्क में आते हैं तो उनसे सहज संबद्ध क्रिया का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए बताएगा कि यंत्रवादी प्रकृतिवाद बालक में उचित और उपयोगी संबंध क्रियाएं उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। यानी कि जो यंत्रवादी प्रकृतिवादी हैं वो बालक में उचित और उपयोगी संबंध क्रियाएं उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। इसके बाद देखिए मैकडूगल महोदय आते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों को सही मार्ग पर लाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ये जो मैकडूगल हैं ये प्रकृतिवादी हैं। इन्होंने बताया है कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं बालक की उसको सही मार्ग पर लाना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आपका दिया गया है कि जीवन। इसके बाद देखिए प्रकृतिवादियों ने जो दूसरी उद्देश्य बताया है शिक्षा का वो बताया है कि जीवन के संघर्ष के लिए योग्यता एवं क्षमता का विकास करना। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जीव विज्ञानवादियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी में जीने की प्रबल इच्छा होती है। यानी कि जो जीव विज्ञानवादी हैं उन्होंने बताया है कि प्रत्येक प्राणी में जीवन जीने की एक प्रबल इच्छा होती है। वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वातावरण से सदैव संघर्ष करता है। यानी कि कोई भी प्राणी हो वह अपने जीवन को जीने के लिए सुरक्षा मतलब वातावरण से सदैव संघर्ष करता है। अतएव उनके अनुसार हमारी शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति तथा राष्ट्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। यानी कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य बताए हैं उसमें देखिए इसको भी सम्मिलित किए हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वह व्यक्ति तथा राष्ट्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रकृतिवादियों ने तीसरे नंबर पर शिक्षा के उद्देश्य में बताया है कि मनुष्य को पर्यावरण से समायोजन के अनुकूल बनाना। तीसरे नंबर पर इन्होंने बताया है मनुष्य को पर्यावरण से समायोजन के अनुकूल बनाना। यानी कि मनुष्य को अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करना चाहिए। फ्रांसीसी दार्शनिक लैमार्क का मानना है कि प्रत्येक प्राणी में स्वयं को अपनी परिस्थिति के अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। ये जो फ्रांसीसी दार्शनिक है लैमार्क ये भी प्रकृतिवादी। इन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राणी में स्वयं को अपनी परिस्थिति के अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। अतः लैमार्क के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में वह क्षमता विकसित करना है जिससे वह अपने आप को वातावरण के अनुकूल नियमित कर सके। यानी कि लैमार्क ने क्या बताया है कि इन्होंने जो शिक्षा का उद्देश्य बताया है ये बताया है कि मनुष्य में उस क्षमता को विकसित करना है जिससे वह अपने आप को वातावरण के अनुकूल समायोजित कर सके। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर प्रकृतिवादियों ने शिक्षा का जो उद्देश्य बताया है वो बताया है कि जातीय गुणों का विकास। इसमें देखिए जो एक शिक्षा शास्त्री हैं प्रकृतिवादी हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्होंने क्या बताया कि जातीय अनुभव और गुणों के संरक्षण और विकास पर जोर देते हैं और वे शिक्षा द्वारा मनुष्य को अपनी जाति अनुभव और गुणों से परिचित कराकर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जातीय गुणों एवं अनुभव का संरक्षण एवं हस्तांतरण होना चाहिए। यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो बताया है कि जातीय अनुभव और गुणों के संरक्षण और विकास पर जोर देते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और वे शिक्षा द्वारा मनुष्य को अपनी जाति अनुभव और गुणों से परिचित कराकर उसे पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि उसके आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित यानी कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना चाहते थे। और उनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य था वो जातीय गुणों और अनुभव का संरक्षण करके यानी कि आप अपने जातीय गुणों का संरक्षण और उसका अनुभव करके आप पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हस्तांतरण
करते रहिए। इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य ये बताया है। उसके बाद देखिए जो पांचवा शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है प्रकृतिवादी में, प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों ने जो बताया है कि पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य। यहाँ पर देखिए एक शिक्षा शास्त्री प्रकृतिवादी जिनको कह सकते हैं स्पेंसर, इनका पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मरक्षा करने, जीविकोपार्जन की क्षमता विकसित करने एवं अपनी संतान की रक्षा करने तथा सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने का अवकाश के समय का सदुपयोग करने में दक्ष करना चाहिए। वे इसे पूर्ण जीवन की तैयारी कहते थे। यानी कि स्पेंसर ने बताया है कि शिक्षा द्वारा मनुष्य आत्मरक्षा करने, अपना जीविकोपार्जन करने, अपनी क्षमता विकसित करने एवं अपनी संतान की रक्षा करने तथा समाज एवं राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने का अवकाश के समय का सदुपयोग करने में दक्ष करना चाहिए और वे इसे पूर्ण जीवन की तैयारी कहते थे। ये बताया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने पढ़ा प्रकृतिवादी शिक्षा का अर्थ, विशेषता और उद्देश्य। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बता देते हैं कि ये जो प्रकृतिवादी शिक्षा का अर्थ यानी कि ये जो चारों वाद आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, यहाँ से आपके पेपर में 200 नंबर का या तो 500 नंबर का प्रश्न जरूर बनेगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।